नमस्कार बच्चों। आज बीकॉम फाइनल ईयर के लिए जो दूसरा पेपर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ये मन में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसका परिचय क्या है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं परिचय से शुरुआत करता हूँ। देखिए, पूरे विश्व में कई वस्तुओं का निर्माण व उत्पादन होता है। वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का भी होता है, लेकिन उनके विक्रय में अब बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। जो अर्थव्यवस्थाएं, जो देश आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं, हर देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो सारी वस्तुओं का उत्पादन निर्माण किसी एक ही देश में होना संभव नहीं है। और यही कारण है कि किसी भी देश में नागरिकों का जीवन स्तर अधिक से अधिक ऊंचा करने के लिए हमें वस्तुओं का, सेवाओं का आयात व निर्यात करना पड़ता है। और इसी के कारण से कई देशों ने दूसरे देशों में अपना निवेश बढ़ाया है, विनियोग किया है, वहाँ के जो पोटेंशियल्स हैं, वहाँ के जो क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद की है। जो कम्युनिकेशंस, जो संप्रेषण बढ़ा है ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वो भी मददगार हुआ है। तकनीक हम देख रहे हैं, आज बहुत सारा व्यापार ऑनलाइन माध्यम से भी चल रहा है, जिसमें हमें देश के ही नहीं विदेशों की भी कई वस्तुएं सहज उपलब्ध हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा बना है, ट्रांसपोर्टेशन के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आया है, गति में सुधार आया है, तकनीक श्रेष्ठ हुई है और कम्युनिकेशन अच्छे होने से आज हमें वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध है। तो इसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। अब जो भौगोलिक दूरियां हैं, वो इन संप्रेषण की तकनीक के कारण से बहुत सिमट के रह गई हैं। पूरा विश्व एक गांव में बदल गया है। हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन एक साथ आप कई लोगों से अपना संवाद बनाए रख सकते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और देश को, जो समस्त देश हैं, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए, जिनमें से जो पिछड़े हुए देश हैं, जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए कई तरह के संगठनों का निर्माण किया गया, जिसमें IMF व वर्ल्ड बैंक भी शामिल हैं। लेकिन व्यापार की दृष्टि से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए WTO की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें विभिन्न देशों की सरकारें सुधार कैसे करें, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक पूरा मसौदा तैयार है, जिससे कि व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि दर्ज की गई। आज की तारीख में 95% से भी ज़्यादा व्यापार WTO मेंबर्स कंट्री के बीच में ही हो रहा है और उसके सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो बेसिकली क्या कारण रहे, क्यों बढ़ा, क्या तकनीकें रहीं, अब इसका हम सिलसिलेवार रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से इसको हम आरंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है। देखिए आप, जब व्यापारिक क्रियाएं भौगोलिक सीमा की परिधि में होती हैं, मतलब भौगोलिक सीमा मतलब एक देश की सीमा से, जिसमें जलीय सीमा, धरातलीय सीमा व आकाशीय सीमा भी शामिल है। तो कोई भी व्यापार का मतलब आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, और किस रूप में आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आप मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, उसका प्रतिफल चुका रहे हैं। तो प्रतिफल के बदले वस्तुओं का क्रय विक्रय या सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। और जब ये क्रियाएं एक देश की सीमा में हों, तो उसको हम डोमेस्टिक बिजनेस या घरेलू व्यापार अथवा राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। इसे आंतरिक व्यापार से भी जाना जाता है। लेकिन
जब कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर विनिर्माण एवं व्यापार करता है। विनिर्माण का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से है, प्रोडक्शन से है। जैसे भारत की कोई कंपनी जैसे इन्फोसिस, उसने अपना सेंटर खोल रखा है यूएसए के अंदर, तो वो वहाँ पे सेवाओं का उत्पादन कर रही है, तो वो डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लिंक्ड है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि हम एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं इंडिया में, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही एक उदाहरण है। तो जब कोई देश अपनी सीमाओं के बाहर, अपनी सीमाओं के, भौगोलिक सीमाओं के बाहर व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। दोनों शब्द देखने में, समझने में एक से लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक संक्षिप्त रूप है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम केवल वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रय और विक्रय को शामिल करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। मतलब वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान, जिसमें पूंजी, कैपिटल, पर्सन, टेक्निक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, नॉलेज एंड कॉपीराइट्स, ये सभी शामिल हैं। जैसे एयर इंडिया का विमान अगर अमेरिका गया, या लुफ्थांसा का विमान फ्रांस से इंडिया आया, तो ये जो आपको प्लेन नहीं दिया जा रहा, आपको वहाँ से यहाँ यातायात की सुविधा दी गई, परिवहन की सुविधा दी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा न होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का हिस्सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में व्यापार प्लस सेवाओं दोनों को ही शामिल किया जा रहा है। अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भारत कब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा, इतना सक्रिय हुआ, तो देखिए भारत WTO का मेंबर तो उसकी स्थापना से ही है, लेकिन जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो तेज़ी मिली वो मिली है ग्लोबलाइजेशन के बाद। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी सीमाएं दूसरे देशों के लिए खोल दी, दूसरे देशों ने अपनी सीमाएं आपके लिए खोल दी, नियमों का सरलीकरण किया गया, आपका स्वागत किया गया, प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा आप वहाँ पे अपनी योजनाओं को साकार मूर्त रूप दे पा रहे हैं। तो 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और भारत में पूंजी की कमी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि केवल 2 व 3 सप्ताह के आयात का ही हम प्रबंध कर पा रहे थे। IMF ने भी कड़ी शर्तें हम पे थोप दी थी। तो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी तथा प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भारत की सीमाएं दूसरे देशों के लिए खोली, ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया, नियमों में सरलीकरण किया गया और उसी के बाद या उसी के परिणाम स्वरूप भारत में धीरे धीरे MNC, जिनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिनके उत्पाद का निर्माण विक्रय अन्य देशों में, अनेक देशों में हो रहा है, तो MNC कंपनियां भारत में प्रवेश करने का साहस जुटा पा रही हैं। और आज जो हम ये विदेशी ब्रांड इंडिया में देख रहे हैं, ये 1991 की जो भारत सरकार की वैश्वीकरण की नीति थी उसी का ही परिणाम। अब देखिए, जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक है। हमने यहाँ पे भी देख लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है, परिचय क्या है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आप अगर समझें तो ये है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं या सेवाओं का प्रतिफल के बदले क्रय व विक्रय करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब कोई देश वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी दूसरे देश से करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब ये क्या कारण रहे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमको ज़रूरत पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
के साथ हम जुड़े। तो देखिए, जैसा कि हमने परिचय में स्पष्ट किया था कि ऐसा संभव नहीं है भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियों कारण से कि ज़रूरत की चीज़ें सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार कच्चा तेल जो परिष्कृत और हमारे सामने पेट्रोल व डीजल के रूप में आता है कितना आवश्यक है, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों का 30% ही उत्पादन कर पा रहा है। और वो भी अभी इन्हीं दिनों में राजस्थान में जो केन इंडिया ने जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया बाड़मेर में मंगला भाग्यम ऐश्वर्य ब्लॉक से, उससे पहले तो हम लगभग 90% तक हमारी आवश्यकताओं की निर्भरता दूसरे देशों पे थी। तो एक तो ये है कि आप पेट्रोल डीजल मंगाए नहीं, वो संभव नहीं है कि उससे आपके देश की आर्थिक गति रुकती है। तो कई तरह की मशीनरी हैं, तकनीक हैं जो हमको विदेशों से आयात करनी पड़ती है ताकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से निर्बाध रूप से आगे बढ़े। तो यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले तो समझिए कि प्राकृतिक व भौगोलिक कारणों से हम हर वस्तु का उत्पादन इकोनॉमिकली सस्ते रूप में, मतलब वो जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत हमारे यहाँ कम नहीं आ सकती, तो उसके कारण से भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पे कम उपलब्ध हैं, या कई देशों में वो प्राकृतिक रूप से ज़्यादा हैं, तो जो ज़्यादा है वो कम वाले देश को देगा और जहाँ कम है वो ज़्यादा वाले देश से लेगा। दूसरा ये भी होता है कि एक देश में किसी वस्तु का उत्पादन करने में जो योग्यता हासिल है वो दूसरे देश को नहीं होती। तो अगर वो देश अगर अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करे तो बढ़िया है, वहाँ पे उसके लायक श्रम हो, उसके लायक पूंजी हो, उसके लायक कच्चा माल हो, तो वो उस देश में सस्ता पड़ेगा बजाय कि हम दूसरे देश में आए। तो संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग होती है, तकनीक का अंतर होता है, श्रमिकों की कार्य कुशलता में अंतर होता है, सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं होती हैं, गुणवत्ता अलग अलग होती है। जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हमें अनेक वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है, सेवाओं की ज़रूरत होती है। तो हर देश अपने अपने विशेषताओं के कारण अलग अलग विशेषताएं लेता है। इसलिए अगर वो देश जिसमें वो पारंगत है, जिसमें उसको श्रेष्ठता हासिल है, अगर वो उसी वस्तु का उत्पादन करे तो वो ज़्यादा हितकर होगा। और इसकी कई थ्योरीज़ में भी ये चीज़ है। तो हम समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो बढ़ने का कारण है उसमें संप्रेषण का भी महत्व है, तकनीकी में जो परिवर्तन हुआ वो भी कारण है, हमारी आवश्यकताएं हम हमारे देश संसाधनों से पूरा नहीं कर पा रहे ये भी कारण है, पूंजी की कमी के कारण से भी हमें दूसरे देशों से मशीनरी मंगवानी पड़ती है, आयात करना पड़ता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने का कारण है। वैश्वीकरण के बाद में जब सब देशों ने अपनी सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली, उससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला, यह भी एक प्रमुख कारण है। बड़े युद्धों के बाद अब एक दो शीत युद्धों को छोड़कर बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति की स्थिति है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा कारण है। कई सारे वैश्विक रूप से संगठन बने हैं, जैसे G8 है, आसियान है, नाफ्टा है, इनके कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। संसाधनों की जो खोज है निरंतर बढ़ी जा रही है, उनका उपयोग के जो अवसर हैं वो भी मिलते जा रहे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी कर रही है। इंटरनेट के ज़माने में जब हम हर वस्तु की खोज कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक कारणों में जब हमारे संबंध किसी दूसरे देश के साथ मित्र रूप में हों तो वो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का कारण है। तो देखो बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है उसका परिचय देखा, उसका अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी, उसके कारण देखी। अब आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है कि आप अपने आसपास उन वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जिनका उत्पादन आपके देश में नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप उनका उपभोग कर रहे हैं, या उन वस्तुओं का जिनका आप उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन उनका निर्माण भारत में हो रहा है परंतु
वो कंपनी भारतीय नहीं है। तो आप इसका एक असाइनमेंट के रूप में तैयार कीजिए इसको, और हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।